हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी एनटीए नेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। एग्जाम 2 मई से शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च 2021 है और फीस भरने की लास्ट डेट 3 मार्च 2021 है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए 50 डेज मैराथन लेकर के हैं, जिसमें 50 दिन में 50 वीडियोस अपलोड करेंगे। हर रोज रात के 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस रहेंगे मॉक टेस्ट के। आज डे 7 है, इसका मतलब हमने ऑलरेडी 6 दिन में 600 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं 6 वीडियोस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के तौर पे आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग मॉक टेस्ट पार्ट 7, जिसमें हम एमसीक्यू 601 से 700 को कवर करेंगे। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। Our first question is, which of the following are current liabilities? इनमें से कौन सा ऑप्शन current liabilities की कैटेगरी में जाता है? We have 5 options. पहला ऑप्शन है हमारा outstanding wages. क्या outstanding wages current liabilities होता है? दूसरा ऑप्शन है हमारा redeemable preference shares. तीसरा ऑप्शन है शेयर प्रीमियम। चौथा ऑप्शन है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी एज अ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करंट लायबिलिटीज? इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटीज नहीं है? प्लीज ध्यान दीजिएगा, जहां नॉट लिखा रहता है ना तो वहां पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत बार गलती होती है, हम नॉट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यहां पे सवाल पूछा गया है कि इसमें से कौन सी करंट लायबिलिटीज नहीं है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा रिडीमेबल डिवेंचर्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा अकाउंट्स पेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिडीमेबल डिवेंचर्स आर नॉट करंट लायबिलिटीज। रिडीमेबल डिवेंचर्स करंट लायबिलिटीज नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाइड एज। इन चारों में से बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्या क्लासिफाई करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट करंट एसेट्स होते हैं? क्या बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज होती हैं? क्या बैंक ओवरड्राफ्ट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? या बैंक ओवरड्राफ्ट नन ऑफ द अबव होता है? मतलब 3 ही थे, मतलब एक हिसाब से। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आप जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ करंट लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक इन ट्रेड इज अ। स्टॉक इन ट्रेड को क्या कंसिडर किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला फिक्स्ड एसेट्स। क्या स्टॉक इन ट्रेड फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? दूसरा ऑप्शन है साइटेशन एसेट्स। तीसरा ऑप्शन है इंटेंजिबल एसेट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा करंट एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करंट एसेट्स। जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो क्या होते हैं? वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असेट्स वेरी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश आर। जो असेट्स बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या हम करंट एसेट्स कहते हैं? क्या उसको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं? क्या उनको लिक्विड एसेट्स कहते हैं? क्या उनको फ्लोटिंग एसेट्स कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। ये लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम बड़ी इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुडविल शुड बी क्लासिफाइड एज अ। गुडविल को हम क्या क्लासिफाई करेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस अगेन। क्या गुडविल करंट एसेट्स होते हैं? क्या गुडविल लिक्विड एसेट्स होते हैं? क्या गुडविल फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं? क्या गुडविल इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुडविल को हम इनटैंजिबल एसेट कहते हैं। अदृश्य होता है गुडविल हमारा। ठीक है, तो गुडविल कैन बी कंसिडर्ड एज और क्लासिफाइड एज इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा अगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस is an item of। outstanding wages is an item of what? we have 4 options। पहला ऑप्शन है, क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा करंट एसेट्स होता है? क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा करंट लायबिलिटीज होता है? क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा नॉन करंट असेट्स होते हैं? क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस इज एन आइटम ऑफ करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन बी, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होते हैं? करंट लायबिलिटीज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि असेट अपीयरिंग इन बुक बट हैविंग नो वैल्यू एज नोन एज। असेट बुक में तो है लेकिन उसकी वैल्यू है ही नहीं, मतलब असली में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। क्या हम उसे वेस्टिंग असेट्स कहते हैं? पहला ऑप्शन। क्या हम उसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं?
क्या हम उसको करंट एसेट्स कहते हैं, क्या हम उसको फिक्टिशियस एसेट कहते हैं? तो क्या बोलते हैं हम उसको? ऑप्शन डी, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें बुक में तो हम दिखाते हैं लेकिन असली में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस शोज द, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बिजनेस का होता है ना वो क्या शो करता है? ठीक है, बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न, नेट प्रॉफिट अर्न, या कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट अर्न। नेट प्रॉफिट अर्न का मतलब जो आपने प्रॉफिट अर्न किया, जिस जो आपका एक हिसाब से रियल प्रॉफिट है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना वो हम ट्रेडिंग अकाउंट से अर्न करते हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े हुए होते हैं। आपको मालूम होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं और उन्हीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डिडक्ट करते हैं। लास्ट में क्या मिलता है हमको? नेट प्रॉफिट। तो इन्होंने सवाल पूछा था हमसे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बिजनेस का होता है वो क्या शो करता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बिजनेस का होता है वो नेट प्रॉफिट कितना आपने कमाया, ऑप्शन सी, वो शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस शीट शोज द, बैलेंस शीट क्या शो करता है? पहला ऑप्शन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दूसरा ऑप्शन बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, तीसरा ऑप्शन नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बैलेंस शीट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बैलेंस शीट क्या शो करता है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इसको साल के अंत में बनाते हैं, मतलब इसको अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बनाते हैं या फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सोच रहा हूं कि क्या मतलब टाइम खराब करना, जल्दी जल्दी बोल करके खत्म करो। ठीक है, आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स रिजल्ट इन, जब भी हम ऑफिस के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है इंक्रीज इन कैपिटल, जब हम ऑफिस के सामान खरीदते हैं ना, इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो क्या हमारा कैपिटल बढ़ जाता है? दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, तो क्या लाइबिलिटीज कम हो जाती है? तीसरा कह रहे हैं इंक्रीज इन एसेट्स, चौथा है डिक्रीज इन कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जब हम ऑफिस के इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं तो इंक्रीज इन असेट्स, ऑप्शन सी, इंक्रीज इन असेट्स, ऑप्शन सी, इंक्रीज इन असेट्स, ऑप्शन सी सही। आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर रिजल्ट्स हैं, जो ओनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है? मतलब अगर ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अगर ओनर इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल भी बढ़ जाता है और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन असेट्स। ठीक है, चौथा ऑप्शन इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स। जब ओनर इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल भी बढ़ेगा और उसके असेट्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल रिजल्ट्स इन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, पहले आप समझिएगा कि अकाउंट्स रिसीवेबल किसे कहते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब समझिएगा कि अगर आपने किसी को क्रेडिट पे कोई सामान दिया है, आप क्रेडिटर हो गए और सामने वाली पार्टी जो आपसे जिसने कोई सामान खरीदा है वो आपका डेटर है। आपका डेटर अगर आपको पैसे वापस कर रहा है, आप उससे जाकर के पैसे कलेक्ट कर रहे हो, अपना जो भी डेटर, जैसे हम कहते हैं ना तगादा। ठीक है, तो इसका क्या बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है? अब आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल है, जो पैसा हमने रिसीव करना है, अगर जब हम उस पैसे को रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस में। या 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट्स, क्या उससे कैपिटल भी बढ़ जाता है और एसेट्स भी बढ़ जाता है? क्या इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाता है और इंक्रीज इन एसेट्स हो जाता है? क्या उससे लायबिलिटी भी बढ़ जाती है और एसेट्स भी बढ़ जाते हैं? क्या डिक्रीज इन एसेट्स होता है और इंक्रीज इन लायबिलिटी होती है? क्या उससे हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं और लायबिलिटी इंक्रीज होती है? या डिक्रीज इन लायबिलिटी होती है एंड इंक्रीज इन एसेट्स होते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को मैंने भी बड़ा मंथन किया, बहुत सोचा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग है। आप भी एक बार सोचिएगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन कैसे? ठीक है, अगर दिक्कत होगी कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट्स इन। इनकम अर्न किया है और कलेक्ट किया है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है
इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन कैपिटल, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, और चौथा डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, यही होना चाहिए। इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट्स इन, आपने इनकम अर्न किया, ठीक है, तो जब आपने इनकम अर्न किया तो आपके एसेट्स बढ़ गए, और जब आपने रिसीव किया तो आपके एसेट्स कम हो गए। ठीक है, कैसे? देखिए, जब हमने इनकम अर्न किया तो जब हम अर्न करते हैं तो हमारे लिए एक एसेट हो जाता है, हमको मिलना है, अक्रूड इनकम जैसे हम कहते हैं ना, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। जब हम इनकम अर्न करते हैं तो हमारे लिए एसेट्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और जैसे ही हम उसे रिसीव कर लेते हैं तो वो जो हमने लिखा था ना एसेट्स की कैटेगरी में, वो एसेट्स की कैटेगरी से हट करके बेसिकली एसेट्स की कैटेगरी में ही रहता है, कैश में या बैंक के फॉर्म में चला आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जाकर के वो रिड्यूस भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। ठीक है, इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एसेट्स एंड उसके बाद डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑफ लैंड फॉर ईच बिलो कॉस्ट रिजल्ट्स इन। ठीक है, इन्होंने बोला सेल ऑफ लैंड बिलो कॉस्ट फॉर ईच, अगर नहीं भी लिखते इस क्वेश्चन फॉर्मेशन में तो भी सही रहता कि सेल ऑफ लैंड बिलो कॉस्ट रिजल्ट्स इन। अगर हम लैंड को सेल कर रहे हैं और जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसके नीचे अगर सेल कर रहे हैं, मतलब जो भी उसकी मार्केट प्राइस है ना, अगर हम उससे कम, अच्छा इन्होंने कॉस्ट प्राइस बोला है, कॉस्ट प्राइस का मतलब समझिएगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में हमने उसको अक्वायर किया, जितने में हमने उसको खरीदा है। ठीक है, अगर हम जितने में खरीद रहे हैं किसी लैंड को, उससे सस्ते में अगर उसे बेच देते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। क्या इससे इंक्रीज इन टोटल एसेट्स होता है? क्या इससे डिक्रीज इन टोटल एसेट्स होता है? क्या इससे नो चेंज इन टोटल एसेट्स होता है? क्या इससे डिक्रीज इन लायबिलिटी होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। देखिए, आपने मार्केट प्राइस पे खरीदा लैंड, और जिस प्राइस पे आपने खरीदा उससे सस्ते में बेच दिया, तो आपके टोटल एसेट्स तो कम हो गए, एक हिसाब से आपको लॉस हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑफ लैंड ऑन अकाउंट एट अ प्राइस अबव इट्स कॉस्ट रिजल्ट्स इन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपने जिस प्राइस पे लैंड खरीदा है उस प्राइस के ऊपर अगर आपने, मतलब उस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे अगर आपने लैंड को सेल कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, क्या हमारे टोटल एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, क्या हमारे टोटल एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन नो चेंज इन टोटल एसेट्स, और चौथा इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। जितने में हमने लैंड खरीदा उससे ज्यादा में हमने उसे सेल कर दिया, तो इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ अ कार एट द प्राइस ऑफ 15,000। आपने एक कार खरीदी 15,000 रुपए की, टर्म फॉर 3,000 कैश एंड द बैलेंस इन 12th इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट रिजल्ट्स हैं। 15,000 की कार थी, 3,000 कैश दिया था जिसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट किया था आपने, और उसके बाद 12 महीने की ईएमआई थी 1,000 रुपीज की, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे क्या होगा, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, इससे डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, नो चेंज इन टोटल एसेट्स, या डिक्रीज इन लायबिलिटी। सोचिए और बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, ऑप्शन ए। आपने 3,000 रुपीज दे करके 15,000 की कार परचेज कर ली, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे ना कार की वैल्यू की कितने रुपए में खरीदा। आप ये थोड़ी लिखेंगे कि आपने 3,000 में खरीदा, आप तो उस कार की पूरी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए एक हिसाब से असेट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज इन टोटल एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी साइड हम 12 महीने की 1,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट लिख देंगे, लेकिन असेट्स में तो दिखाएंगे ना कि हमने बड़ा एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है या लॉन्ग टर्म के लिए कोई एसेट खरीदा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल रिजल्ट्स इन। अगेन सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला कंफ्यूजिंग था, ये थोड़ा समझने में इजी होगा कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उसका जो कलेक्शन होता है उसका क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, तीसरा नो चेंज इन टोटल एसेट्स, और चौथा कह रहे हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो हमने अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को उधार दे रखा है, उधार में सामान दे रखा है,
वो हम अब रिसीव कर रहे हैं। अपने डेटर से अपना पैसा तगादा करना, अपना पैसा वापस लेना इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। जब हम उसका कलेक्शन करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नो चेंज इन टोटल एसेट्स। यार उसे टोटल एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, ना उससे टोटल एसेट्स बढ़ जाएगा, ना उससे टोटल एसेट्स कम हो जाएगा, ना लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नो चेंज इन टोटल एसेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट्स इन, अगर हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? ठीक है, असेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लायबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे सामने चार ऑप्शन है। वैसे भी काला अक्षर बहस बराबर है तो मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर लायबिलिटी हम पे करते हैं तो क्या हमारे टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे, क्या हमारे टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे, क्या हमारे टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, या हमारी टोटल लायबिलिटी बढ़ जाएगी? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। अब आप पूछेगा कि कैसे? देखिए, जब आप अपनी लायबिलिटी पे करते हैं तो कैश कम होगा कि नहीं होगा, और कैश हमारा टोटल एसेट्स की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। जब आप लायबिलिटी पे कीजिएगा तो टोटल एसेट्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी कह रहे हैं नो चेंज इन टोटल एसेट्स। क्यों भैया, क्यों चेंज नहीं होगा, बताइए मुझे। अगर आप लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो आपके एसेट्स कम होंगे, तो नो चेंज वाली भी बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं इंक्रीज इन टोटल लायबिलिटी। जब लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो इंक्रीज कहां से हो जाएगी टोटल लायबिलिटी? वो तो कम होगी, वो तो डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होता तो समझ में भी आता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, क्योंकि आप जब भी लायबिलिटी पे करेंगे तो कैश या बैंक से करेंगे, और कैश या बैंक आपके एसेट्स हैं, तो टोटल एसेट्स आपके क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परचेज ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश रिजल्ट्स इन, अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं कैश में तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? वी हैव फोर ऑप्शंस। ठीक है, अगर हम ऑफिस इक्विपमेंट्स कैश में खरीदते हैं तो क्या हमारे टोटल एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्या हमारे टोटल एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, क्या हमारे टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आता, या हमारी टोटल लायबिलिटी इंक्रीज कर जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सोचिए जरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए कि जब आप कैश में ऑफिस के इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं, मतलब कैश इज योर असेट, जितना कैश जा रहा है उतनी वैल्यू का आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स भी आपके एसेट हैं, तो जितना एसेट गया उतना एसेट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नो चेंज इन टोटल एसेट्स, ऑप्शन सी। ठीक है, जितना आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है, कैश दिया, और 1 लाख रुपए का आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया, तो नो चेंज इन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक रिजल्ट्स इन, जब हम बैंक से पैसे बोरो करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है? हमने बैंक से पैसा उधार लिया है, ठीक है, तो पहला इन्होंने कहा है कि इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। अच्छा, जब बैंक से उधार लेते हैं तो एसेट्स बढ़ जा रहा है, टोटल एसेट्स बढ़ जा रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि जब हम बैंक से उधार लेते हैं, मतलब लोन लेते हैं, तो टोटल एसेट्स से रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं नो चेंज इन टोटल एसेट्स, और चौथा कह रहे हैं डिक्रीज इन टोटल लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग टोटल एसेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग टोटल एसेट्स। कैसे? जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो टोटल एसेट्स रिड्यूस नहीं होगा भैया, आपने उधार लिया है तो आपके पास कैश आया है, आपका बैंक बढ़ा है, टोटल एसेट्स बढ़े हैं, तो डिक्रीज तो होगा नहीं। नो चेंज इन टोटल एसेट्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप बैंक से पैसे लेकर के आ रहे हो तो आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। और तीसरा कह रहे हैं कि डिक्रीज इन टोटल लायबिलिटी। कैसे डिक्रीज इन टोटल लायबिलिटी? आप बैंक से उधार लिया तो इंक्रीज इन टोटल लायबिलिटी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढेर सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं तो हमको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारा का सारा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दें और परचेजेस माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करें और ओपनिंग स्टॉक माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। और चौथे में कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, पांचवा नन ऑफ दीज। तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इन ऑप्शंस को पढ़िए और समझिए। मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ा और समझा, और जो मेरे हिसाब से आंसर है वो ऑप्शन बता दूं, वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी कैसे? मैं आपको ऑप्शन बी समझाता हूं
कि ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग स्टॉक जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें अगर हम परचेजेस करें, साल में हमने जो भी परचेज किया, ठीक है, और उसको हम क्लोजिंग स्टॉक से जब माइनस कर देते हैं, तभी तो पता चलता है कि कितने रुपए का सामान हमने बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के लास्ट में आफ्टर एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, एडजस्टमेंट जब आपने कर लिया, देर इज अ बैलेंस इन प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, एक बैलेंस है प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट का, इट इज एन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे, उसे हम लायबिलिटी बोलेंगे, उसे हम असेट बोलेंगे, उसे हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। एक बार फिर से पढ़िए, ईयर के एंड में आफ्टर एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हमारे प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसे हम असेट्स बोलते हैं। हमने कोई चीज प्रीपेड की है, ठीक है, और उसका भी कुछ बैलेंस बच गया तो हमारा असेट्स हो गया, हमने हमारा प्रीपेड है ना, आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी होता। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, एक्सपेंसेस तो है नहीं, प्रीपेड आपने किया है तो इट इज योर असेट। ऑप्शन सी असेट्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ बैलेंस इन वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अभी यही आया था पिछला क्वेश्चन, अब आप जल्दी से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इट शुड बी ट्रीटेड एज, it should be treated as assets, it should be treated as expenses, it should be treated as revenue, or it should be treated as liability। तो बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, it should be treated as liability। जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम साल के अंत में सारी चीज एडजस्ट कर देते हैं और वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट में अभी भी कुछ बैलेंस बचा है, मतलब वेजेस का आउटस्टैंडिंग मतलब हमें वेजेस पे करना है, ठीक है, एक हमने अकाउंट बना रखा है कि वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, वेजेस ड्यू है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो कुछ पे करने के बाद भी अगर उसमें कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो हमारी लायबिलिटी तो हुई, हमें उसे वापस पे तो करना ही पड़ेगा ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस का बैलेंस अगर कुछ बचा है तो वो बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लायबिलिटी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ बैलेंस इन इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। साल के अंत में जब हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस बचता है, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये हमारे लिए असेट है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, ये हमारे लिए रेवेन्यू है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ये हमारे लिए एक हिसाब से, ये हमारे लिए एक हिसाब से क्या है, ये हमारे लिए एक हिसाब से एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। कैसे कि अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट है और उसका कुछ बैलेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट का मतलब ये होता है इंश्योरेंस में जो एक्सपेंसेस होते हैं अगर उसमें कुछ बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब वो हमारे खर्चे हैं, हमें उसे पूरा करना है, हमें उसे पे ऑफ करना है, वो हमारी एक हिसाब से लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक खर्चा है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा, हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्सपेंस की कैटेगरी दी गई है, अगर एक्सपेंस नहीं दिया होता तो हम उसे लायबिलिटी घोषित कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट इज अ, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट इज अ अकाउंट, ऑप्शन 1, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ऑप्शन 2, बैलेंस शीट इज बोथ अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। Interest on loan and capital is a kind of expenses. Which type of expenses? We have 4 options. क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट या लोन के ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके का एक्सपेंसेस है। इट्स अ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इट्स अ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी। तीसरा ऑप्शन है इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात की जा रही है या लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट इज अ काइंड ऑफ, वी हैव 4 ऑप्शंस। तो पेटेंट्स और कॉपीराइट क्या है, पेटेंट और कॉपीराइट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स करंट एसेट्स होते हैं, या पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीपेड वेजेस of rupees 5000 appear in A's trial balance, these will appear in। तो प्रीपेड वेजेस है 5000 रुपीज का जो ए के ट्रायल बैलेंस में शो किया जा रहा है, अब वो कहां अपीयर होगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अपीयर होगा, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होगा, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा, चौथा बैलेंस शीट में अपीयर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बैलेंस शीट में अपीयर होगा। अगर प्रीपेड वेजेस 5000 रुपीज का है और ए के ट्रायल बैलेंस में ये शो हो रहा है तो इसकी एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम। ड्रॉइंग्स को हम कहां से डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं? परचेजेस से, सेल्स से, रिटर्न आउटवर्ड से या कैपिटल से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो हम ड्रॉइंग्स करते हैं उसे हम अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं। तो कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल का मतलब आप जानते हैं, कैपिटल इज द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल को हिंदी में पूंजी भी कहा जाता है और कैपिटल वो पैसा होता है जिसे हम बिजनेस के शुरुआत में लगाते हैं। कई बार पार्टनर्स जो होते हैं वो ड्रॉइंग कर लेते हैं और ड्रॉइंग का मतलब ये होता है गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं बिजनेस से, तो ड्रॉइंग करते हैं, उसे ड्रॉइंग कंसिडर करते हैं। तो ये जो ड्रॉइंग्स होता है ना वो बेसिकली कैपिटल से विड्रॉ किया जाता है। तो ड्रॉइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिटर्न्स आउटवर्ड अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम। जो रिटर्न आउटवर्ड है वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, उसे हम कहां किस चीज से डिडक्ट करेंगे? पहला ऑप्शन परचेजेस से, दूसरा ऑप्शन सेल्स से, तीसरा ऑप्शन रिटर्न इनवर्ड से और चौथा ऑप्शन है रिटर्न आउटवर्ड से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परचेजेस। जो रिटर्न आउटवर्ड होता है उसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। और रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। तो इस क्वेश्चन में सवाल पूछा गया रिटर्न आउटवर्ड जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसे हम किस से डिडक्ट करेंगे? तो रिटर्न आउटवर्ड को हम हमेशा परचेजेस से डिडक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परचेजेस। अब अगला क्वेश्चन है रिटर्न इनवर्ड। तो ये सेल्स रिटर्न की बात की जा रही है, जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है आर डिडक्टेड फ्रॉम। तो जो सेल्स रिटर्न है वो कहां डिडक्ट होगा? परचेजेस से डिडक्ट होगा, वो सेल्स से डिडक्ट होगा, वो रिटर्न आउटवर्ड से डिडक्ट होगा या रिटर्न इनवर्ड से डिडक्ट होगा? तो देखिए क्वेश्चन में बोला है रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड से तो डिडक्ट होगा नहीं, वो रिटर्न आउटवर्ड से भी डिडक्ट होगा नहीं, या तो परचेज से डिडक्ट होगा या तो सेल्स से डिडक्ट होगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स से डिडक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, जो ट्रायल बैलेंस में शो किया जा रहा है उसे हम कहां दिखाते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट और चौथा ऑप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरेज आउटवर्ड्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द। जो कैरेज आउटवर्ड है जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है उसे हम कहां शो करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट और चौथा ऑप्शन है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कैरेज आउटवर्ड है और वो अगर ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है तो उसे हम कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेजेस एंड सैलरीज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द। ट्रायल बैलेंस में अगर वेजेस और सैलरी शो हो रही है तो उसे हम कहां शो करने वाले हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट और चौथा ऑप्शन है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो वेजेस और सैलरीज ट्रायल बैलेंस में अपीयर होती है तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैलरीज एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन। देखिए दो डिफरेंस है, पिछले वाले क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज की बात की गई थी, इस क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब सैलरीज और वेजेस की बात की जाएगी तो वो हमेशा कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, हम वेजेस और सैलरीज, ध्यान से सुनिएगा, वेजेस एंड सैलरीज को हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, अगर वो ट्रायल बैलेंस में वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो, और अगर ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो बस वर्ड्स का आगे पीछे लिखने से अकाउंट ही पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, हम सैलरीज, यहाँ सैलरीज ही कंसिडर करते हैं और उसमें हम वेजेस ही कंसिडर करते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि किसको हमें कहाँ लिखना है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में पहले सैलरीज लिखा है और वेजेस लिखा है तो ये सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, ये डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द, ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस शो हो रहा है तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, तो अगर ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस शो हो रहा है तो उसे हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड, स्टॉक इन ट्रेड में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, दूसरा ऑप्शन रॉ मटेरियल्स, तीसरा ऑप्शन आइटम्स हेल्ड इन फिक्स्ड असेट्स, और चौथा ऑप्शन फिनिश गुड्स। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आइटम्स हेल्ड इन फिक्स्ड असेट्स। इन्होंने बोला क्या चीजें स्टॉक इन ट्रेड में इंक्लूड नहीं होती है, तो जो फिक्स्ड असेट्स में आइटम्स हमने अपने पास रखे ना, फिक्स्ड असेट्स की चीजें, वो स्टॉक इन ट्रेड की चीजें नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आइटम्स हेल्ड इन फिक्स्ड असेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक इन ट्रेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट रिप्रेजेंट, जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस, इट इज एन एक्सपेंस, इट इज अ रेवेन्यू, इट इज अ लायबिलिटी, और इट इज एन असेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एन असेट। जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है वो हमारे लिए क्या होता है, वो एक तरीके का असेट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एन असेट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज किसे कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर फिक्स्ड असेट्स माइनस करंट असेट्स। अच्छा, 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स माइनस करंट असेट्स, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तीसरा ऑप्शन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, और चौथा ऑप्शन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब टोटल लायबिलिटीज में जब हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, रेवेन्यू बेसिकली कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब हमने अर्न किया होता है ना, जब अर्निंग होती है तो उसके किस टाइम पे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तब हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, तब रेवेन्यू मिल सकता है। दूसरा, व्हेन सेल्स इज अफेक्टेड, जब सेल्स अफेक्ट होता है तब हमें रेवेन्यू मिलता है। तीसरा, जब कैश रिसीव होता है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, और चौथा, अनप्रोडक्टिव असेट्स आर सोल्ड ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन सेल्स इज अफेक्टेड, तो हमें रेवेन्यू मिलता है। तो कई बार रेवेन्यू का सेल्स भी कंसिडर किया जाता है, आपको जानकारी होगी, आपने पढ़ा भी होगा, तो कई बार सेल्स को रेवेन्यू भी कंसिडर करते हैं। तो सेल्स का मतलब व्हेन सेल्स इज अफेक्टेड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर पास्ड, एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज है जिसे हम पास करते हैं, कब पास करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, दूसरा ऑप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तीसरा ऑप्शन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स, और चौथा ऑप्शन फॉर सप्रेसिंग प्रॉफिट। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज, ऑप्शन सी सही जवाब है। एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज होती है ताकि हम प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करके दिखाया जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परचेज रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन रेंट आउटस्टैंडिंग, तीसरा ऑप्शन प्रीपेड एक्सपेंसेस, और चौथा ऑप्शन वेज पेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रीपेड
एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जिसे हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करके दिखाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म करंट असेट्स डज नॉट इंक्लूड। जो टर्म करंट असेट्स है उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कैश, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा ऑप्शन है फर्नीचर, चौथा ऑप्शन है एडवांस पेमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्नीचर। जो टर्म करंट असेट्स है उसमें फर्नीचर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर क्या है, इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स, या इसे हम नॉन करंट एसेट भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है। वे हैव 4 ऑप्शंस। पहला बैंक बैलेंस, दूसरा ऑप्शन लूज टूल्स, तीसरा ऑप्शन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और चौथा ऑप्शन गुडविल। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गुडविल जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पहले समझिएगा ऑपरेटिंग कहते किसको है। देखिए, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की रोज की जो एक्टिविटी होती है ना, जो एवरीडे एक्टिविटी होती है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। मतलब जो काम करके हम पैसे कमाते हैं। जैसे मैं अ टीचर, तो मैं कहाँ से अर्न कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने से अर्न कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलता है, फीस मिलता है। तो मेरा रोज का काम क्या हो गया, मेरी रोज की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गई, इट्स टीचिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनमें से कौन सी चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। 4 ऑप्शन है। पहला बैड डेट्स, दूसरा ऑप्शन सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है एक्सपायर्ड इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में बैड डेब्ट्स भी चले जाते हैं, सैलरी भी जाती है जनरल मैनेजर की, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी जाता है, क्योंकि ये एक हिसाब से करंट की चीजें हैं और ये सारी की सारी बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में आती हैं। तो ये तीनों जो है वो एक हिसाब से बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा करंट एसेट्स है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा ऑप्शन बैंक लोन्स फॉर 3 years, तीसरा ऑप्शन डिवेंचर सिंकिंग फंड, चौथा ऑप्शन अकाउंट रिसीवेबल और पांचवा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकाउंट रिसीवेबल। देखिए, लॉन्ग टर्म असेट्स में पहले ही बोल दिया लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म करंट नहीं होता। बैंक लोन कभी भी करंट नेचर का नहीं होता। डिवेंचर सिंकिंग फंड, डिवेंचर भी मालूम है आपको लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा करंट एसेट्स नहीं है, ठीक है। वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सैलरी पेड इन एडवांस, दूसरा ऑप्शन इन्वेंट्री, तीसरा ऑप्शन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, चौथा ऑप्शन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स और पांचवा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर नॉट करंट एसेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेजेस आउटस्टैंडिंग अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी शोन इन। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है और वो ट्रायल बैलेंस में अगर शो हो रहा है तो उसे हम कहां दिखाएंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट ओनली, या ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाया जा रहा है तो उसे हम क्या दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो 25th क्वेश्चन है हमारा वो है, रेंट रिसीव्ड बाय ट्रेडिंग कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज। जो ट्रेडिंग कंपनी है उसे अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो ये जो रेंट रिसीव हुआ है उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, ठीक है। इट्स एन ऑपरेटिंग इनकम, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चौथा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर रोज जो बिजनेस कर रहे हैं वहां से अगर हम कोई पैसा अर्न करते हैं तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। इन्होंने बोला कि एक ट्रेडिंग कंपनी रेंट रिसीव करती है तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इफ डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, अगर डिप्रिसिएशन एक फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अडॉप्टेड।
अगर डिप्रिसिएशन को एक फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाए तो इनमें से कौन सा मेथड डिप्रिसिएशन का चूज किया जाएगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, दूसरा ऑप्शन एन्युटी मेथड, तीसरा ऑप्शन सम ऑफ ईएस डिजिट मेथड और चौथा ऑप्शन सिंकिंग फंड मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर which one of the following methods of depreciation is the amount of assets never reduced to zero? इनमें से कौन सा डिप्रिसिएशन का मेथड, चार ऑप्शन में जो डिप्रिसिएशन की जो मेथड्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा डिप्रिसिएशन का मेथड है जिसमें भी कभी भी असेट की वैल्यू जीरो नहीं होती? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा ऑप्शन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा ऑप्शन सम ऑफ ईएस मेथड और चौथा ऑप्शन एन्युटी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें असेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन व्हेन कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1,05,000, रेसिडुअल वैल्यू इज 5,000, यूजफुल लाइफ इज 10 years। इनमें से क्या होगा डिप्रिसिएशन का अमाउंट जब मशीनरी 1,05,000 की है, उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है, जो स्क्रैप वैल्यू है 5,000 है, यूजफुल लाइफ 10 years है। तो इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 1,05,000 में 5,000 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 1 लाख, और 1 लाख को 10 years से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 10,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 10,000। 10,000 डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा मशीनरी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट ऑफ मशीन हैविंग अ स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ 5 years। एक मशीन है जो 1 लाख रुपए की है और उसका लाइफ स्पैन है 5 years। इट हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹10,000, उसका स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर द सम ऑफ द ईएस डिजिट मेथड विल बी। जो सम ऑफ द ईएस डिजिट मेथड है उसमें अमाउंट, डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला 16,000, दूसरा ऑप्शन 18,000, तीसरा ऑप्शन 25,000 और चौथा ऑप्शन 30,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 30,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, the written down value of an asset after 3 years of depreciation on the reducing balance at the rate of 10% per annum is 36,450 rupees। ओरिजिनल वैल्यू क्या है उस एसेट की? एक एसेट है जिसका हमको ओरिजिनल प्राइस पता लगाना है, ठीक है, 10% डिप्रिसिएशन है और 3 साल के बाद उस एसेट की वैल्यू हो जाती है 36,450 रुपीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50,000 रुपीज। कैसे? देखिए 50,000 में पहले साल 10% माइनस करेंगे तो बचा कितना, 45,000 रुपीज। 45,000 में हम 4500 माइनस कर देंगे, ठीक, तो 45 मतलब ये दूसरी साल होगा 10% माइनस किया जाएगा तो आएगा 41,500, और 41,500 में हम फिर 10% माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36,450 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर भी यही आएगा। 50,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी जिसमें 10% हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे, तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 36,450 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10%, 10% आपका इंटरेस्ट रेट है। 15,000 मशीनरी की कॉस्ट है, दैट इज द परचेज प्राइस, विल बी डैश ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में आपको मालूम है कि हर साल कितना चार्ज होगा, फिक्स चार्ज होगा, तो 15,000 का 10% कितना होता है, 1500। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने जो असेट खरीदा था 15,000 का था और उस पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे 10% के हिसाब से सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन 1500 ही लगेगा 15,000 पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। अब देख लेते हैं कि क्या दूसरा आंसर सही है। वेयर एज इट विल बी डैश ऑन अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बिल्कुल सही, 1350, क्योंकि पहले साल 15,000 पे 1500 माइनस करेंगे तो 13,500 आएगा और 13,500 पे 10% निकालेंगे तो 1350 डिप्रिसिएशन आएगा सेकेंड ईयर का डिमिनिशिंग बैलेंस सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, 1500 एंड 1350। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन विच असेट्स। इनमें से कौन से एसेट में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता? वी हैव 4 ऑप्शंस, लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन मशीनरी, तीसरा ऑप्शन गुड्स ऑन कंसाइनमेंट और चौथा ऑप्शन पेटेंट्स। तो इनमें से कौन से ऐसी चीज है, कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिस पर डिप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी,
गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, जो गुड्स कंसाइनमेंट के जा रहे हैं उनके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट शुड बी डेबिटेड टू। अगर कोई प्लांट है उसका जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर है उसको हम कहाँ डेबिट करेंगे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट में, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में, प्लांट अकाउंट में, या मेंटेनेंस ऑफ असेट्स अकाउंट में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लांट्स अकाउंट में हम इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? डेबिट करके दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लांट अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी अप्लाइड फॉर इन्वेस्टमेंट? इनमें से कौन सा मेथड डिप्रिसिएशन का इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एनुअल वैल्यूएशन, दूसरा ऑप्शन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और चौथा है सिंकिंग फंड मेथड। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिप्रिसिएशन का मेथड जो हम अप्लाई करते हैं वो है एनुअल वैल्यूएशन मेथड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एवरी ईयर डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। हर साल डिप्रिसिएशन हम इन चारों ऑप्शंस में से किस चीज के ऊपर चार्ज करते हैं? पहला ऑप्शन क्लोजिंग स्टॉक पे चार्ज करते हैं, दूसरा ऑप्शन लायबिलिटीज पे चार्ज करते हैं, तीसरा ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते हैं, चौथा ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे चार्ज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते हैं। आपको मालूम है क्लोजिंग एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, लायबिलिटीज पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी भी एक्सपेंसेस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, फिक्स्ड एसेट्स पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिक्स्ड एसेट्स। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग डिप्रिसिएशन मेथड, जो डिमिनिशिंग डिप्रिसिएशन मेथड है उस हिसाब से पहला ऑप्शन डिप्रिसिएशन इंक्रीजेज एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन डिप्रिसिएशन डिक्रीजेज एवरी ईयर, तीसरा ऑप्शन डिप्रिसिएशन इज कांस्टेंट एवरी ईयर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्रिसिएशन डिक्रीजेज एवरी ईयर। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हर साल रिड्यूस होता चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिप्रिसिएशन डिक्रीजेज एवरी ईयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मशीनरी इज परचेज फॉर 5000। एक मशीनरी हमने 5000 की खरीदी, इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 4 ईयर्स। उस मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ है 4 ईयर्स और उसकी रेसिडुअल वैल्यू 4 साल के बाद 2000 रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 750, ऑप्शन ए। रीजन क्या होगा? देखिए, आपने मशीन खरीदी 5000 की, ठीक है, उसमें आपने 2000 रुपए का क्या दे दिया? डेप्रिसिएशन दे दिया, तो बचा कितना? 3000। 3000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 ईयर्स में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो इट इज 750 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 750 रुपीज। अगला क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट एस। अब हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स की, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर बेसिकली। तो इसमें शुरुआत करें हम ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो पहला सवाल है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट शोज, ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या शो करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस लॉस, तीसरा ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग इज करंट एसेट्स, बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग इज इनटैंजिबल एसेट्स और नन ऑफ दीज। बिल्डिंग करंट एसेट्स नहीं होती है, ठीक है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स होती है, बिल्डिंग इनटैंजिबल एसेट्स भी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट्स। आई बिलीव कि इस चीज में मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग कैपिटल इज। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज प्रोपराइटर्स कैपिटल, दूसरा ऑप्शन वर्किंग कैपिटल इज बोरोड कैपिटल, तीसरा ऑप्शन वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, चौथा ऑप्शन वर्किंग कैपिटल इज अ फिक्स्ड कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज। जो असेट और लायबिलिटीज का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इट्स अ बैलेंस शीट, इट्स अ ट्रायल बैलेंस, इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज अ बैलेंस शीट। तो आपको मालूम है असेट्स एंड लायबिलिटीज कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइनल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? ठीक है, एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, क्या हम कैलेंडर ईयर के लास्ट में बनाते हैं? दूसरा ऑप्शन एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के लास्ट में बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन ऑन एवरी दिवाली, क्या हम हर दीपावली पे बनाते हैं अपना फाइनल स्टेटमेंट्स, और लास्ट ऑप्शन है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखिए, एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर क्यों नहीं? क्योंकि कैलेंडर ईयर, हर बिजनेस कैलेंडर ईयर के बेसिस पे काम नहीं करता। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जो बेसिकली बिजनेस होता है वो फिलहाल जो हो रहा है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चल रहा है। तो
हर बिजनेस का अलग है। तो कुछ बिजनेस फर्स्ट अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, 31 मार्च तक जा रहे हैं। कुछ बिजनेस कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी चलते हैं, डिपेंड करता है। तो हम कैलेंडर ईयर ले नहीं सकते क्योंकि हर जगह पे कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता, वो अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता है। और अकाउंटिंग ईयर जो हमने ऑप्शन डी चूज किया है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। इनमें से कौन सी चीज हम करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है ट्रेड स्टॉक, दूसरा ऑप्शन गुडविल, तीसरा ऑप्शन कैश, चौथा ऑप्शन डेटर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है करंट एसेट्स में हम गुडविल कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, गुडविल करंट एसेट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता। अगेन सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट ऑप्शंस। पहला है कैश, दूसरा है ट्रेड स्टॉक, तीसरा है एडवांस पेमेंट और चौथा है फर्नीचर। तो आपको मालूम है फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर को हम इन तीनों के कंपैरेटिवली फिक्स्ड मानते हैं, तो फर्नीचर करंट एसेट्स नहीं है, इट्स अ फिक्स्ड एसेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स इज कॉल्ड। जो स्टेटमेंट है लायबिलिटीज और एसेट का उसे हम क्या बोलते हैं। उसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, उसे नन ऑफ दीज बोलते हैं। मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज हम बैलेंस शीट में ही लिख करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इनमें से कौन सा अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो करता है। पहला ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन बैलेंस शीट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए बैलेंस शीट हो नहीं सकता क्योंकि बैलेंस शीट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो शो नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। लेकिन सवाल पूछा गया कि विच अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेडिंग अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनेक्स टू द ट्रायल बैलेंस आर नोन एज। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी हमें चीजें बताई जाती है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है एडजस्टमेंट, तीसरा है अमेंडमेंट ट्रायल बैलेंस और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडजस्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, एनेक्स की जाती है ट्रायल बैलेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म परचेज एडजस्टमेंट डिनोट्स दैट। जो टर्म परचेज है एडजस्टमेंट का, वो क्या डिनोट करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन परचेज इज एडजस्टेड विद स्टॉक, तीसरा ऑप्शन क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। क्वेश्चन है कि जो टर्म परचेज है, उस परचेज एडजस्टमेंट है ना, उसे हम कहाँ डिनोट करते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। क्लोजिंग स्टॉक को हम परचेज से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज टर्म्ड एज। आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, इनकम अर्न किया है लेकिन रिसीव नहीं किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1 अक्रूड इनकम, दूसरा ऑप्शन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो नहीं सकता। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब ये है कि काम किए बिना आपको इनकम रिसीव हो गई है। अक्रूड इनकम का मतलब ये है कि आपने अर्न किया है लेकिन अभी रिसीव नहीं किया, जो हमारा सवाल पूछ रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो इट इज अक्रूड इनकम, ऑप्शन ए। हमने अर्न किया है लेकिन रिसीव नहीं किया, ऑप्शन ए अक्रूड इनकम। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, व्हाट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में, तो आपको मालूम है कि बोथ ए एंड बी। हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं और उसके बाद लास्ट में जाकर के बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ऑल्सो सेव्स रिसोर्सेज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट। इनमें से कौन सा डिप्रिसिएशन का मेथड रिसोर्स को सेव करता है ताकि हम अपने एसेट को रिप्लेस कर सकें। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है हमारा मशीन आवर्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा सम ऑफ ईयर्स डिजिट और चौथा ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट लाइन।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी वो मेथड होता है डिप्रिसिएशन का जिसमें हम रिसोर्सेज को सेव करते हैं ताकि लास्ट में हमें लमसम अमाउंट मिल जाए और हम अपने एसेट को रिप्लेस कर सकें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एज अ कॉज मेंशन नहीं है, मतलब डिप्रिसिएशन का एक कॉज नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है फिजिकल वियर एंड टियर, दूसरा है ऑब्सोलेंस, तीसरा ऑप्शन है फॉल इन मार्केट प्राइस और चौथा है लीगल लिमिट ऑन यूज ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉल इन मार्केट प्राइस। अगर किसी भी एसेट का मार्केट प्राइस फॉल करता है तो उसके बेसिस के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉल इन मार्केट प्राइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ऑन डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा असेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब इसमें से कौन से एसेट पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 द्वारा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये 4 ऑप्शंस। पहला है बिल्डिंग, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा है लाइव स्टॉक और चौथा है पेटेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक की कैटेगरी, मतलब लाइव स्टॉक में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ये चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में लिखा है डेप्रिसिएशन के हेड के अंदर। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन में कहा गया है कि लाइव स्टॉक के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो डिमिनिशिंग बैलेंस जो मेथड होता है ना डेप्रिसिएशन का, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, उस पर डेप्रिसिएशन हम किस चीज के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। पहला ऑप्शन परचेज प्राइस ऑफ असेट्स, दूसरा ऑप्शन डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ असेट्स, तीसरा ऑप्शन फेयर मार्केट प्राइस ऑफ द असेट्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ असेट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता। पहला ऑप्शन है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा लीज्ड लैंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा गुडविल और चौथा ऑप्शन है हमारा बिल्डिंग। तो अगर मैं बात करूं लीज्ड लैंड की, तो इसमें डेप्रिसिएशन एन्युटी मेथड पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट जोड़ करके चार्ज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुडविल। Goodwill pay is not subject to depreciation. Goodwill is an asset which is not subject to depreciation. Goodwill पे कभी depreciation नहीं लगता, amortization लगता है। ठीक है, तो Goodwill पे depreciation नहीं लगता, intangible asset है, बाकी के 3 tangible assets हैं। ठीक है, तो इस पे depreciation नाम की चीज लगेगी ही नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, Goodwill। अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हुआ तो कहां ट्रांसफर होगा वो। पहला ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा ऑप्शन असेट अकाउंट में, तीसरा ऑप्शन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में और चौथा ऑप्शन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर लूज टूल्स, जिग्स एसेट्रा। इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है लूज टूल्स और जिग्स के लिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एन्युटी मेथड, दूसरा है डिप्लेशन मेथड, तीसरा है रिवैल्यूएशन मेथड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। एन्युटी मेथड नहीं होता, वो लीज होल्ड लैंड के ऊपर बेसिकली लिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। डिप्लेशन मेथड भी नहीं, क्योंकि डिप्लेशन मेथड बेसिकली वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, जैसे कोल माइंस हो गया। आपको याद होगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसमें लूज टूल्स की बात की गई है। तो रिवैल्यूएशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, या रिवैल्यूएशन मेथड इज द बेस्ट सूटेबल मेथड, या एक ही मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड जहां पे हम लूज टूल्स या जिग्स के का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिवैल्यूएशन मेथड के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिवैल्यूएशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन किस चीज का प्रोसेस है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दूसरा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तीसरा ऑप्शन मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द असेट्स और चौथा फाइंडिंग आउट द ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए, अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रॉफिट और लॉस ऑन डेप्रीसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, जो डेप्रीसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉफिट और लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, असेट अकाउंट में, डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट में या डेप्रीसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रीसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करते हैं डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट में। एक बार फिर से बोलूंगा, डेप्रीसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होता है डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमोर्टाइजेशन रिफर्स टू राइटिंग ऑफ। Amortization refers to writing off what? Amortization refers to writing off depleting assets, wasting assets, depreciation fund account और fictitious asset। तो आपको इसका आंसर मालूम है, इसका आंसर होगा fictitious assets। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिप्लीटिंग एसेट्स नहीं हो सकता, वेस्टिंग असेट्स नहीं हो सकता, डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट ये तो एक अकाउंट का नाम दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इनमें से कौन सा डेप्रीसिएशन का मेथड है जहां पे डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो ईयर टू ईयर चेंज नहीं होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है मशीन आर रेट मेथड, दूसरा ऑप्शन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा ऑप्शन डिप्लेशन मेथड, चौथा एन्युटी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन्युटी मेथड। एन्युटी वो मेथड होता है जहां पे फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट बार बार चार्ज किया जाता है। तो एन्युटी मेथड इज अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द बुक वैल्यू ऑफ असेट डज नॉट बिकम जीरो। इनमें से कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का जहां पे बुक वैल्यू जो होती है ना असेट की वो जीरो नहीं होती। वी हैव 4 ऑप्शंस, स्ट्रेट लाइन मेथड, मशीन आर रेट मेथड, डिप्लीशन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द असेट्स अपीयर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। इनमें से कौन से मेथड में जो असेट है वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट में आता है जिंदगी भर, थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, पहला ऑप्शन मशीन आर रेट, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा ऑप्शन डेप्रीसिएशन फंड मेथड और चौथा ऑप्शन एन्युटी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेप्रीसिएशन फंड मेथड, ऑप्शन सी। इसमें जो असेट है वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट में थ्रू आउट अपीयर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू है उसका 10,000 रुपीज, लाइफ है उसका 4 इयर्स, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, स्क्रैप वैल्यू उसका 10,000 रुपीज है, लाइफ है मशीन की 4 इयर्स। तो इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड के हिसाब से पहले साल का क्या डेप्रीसिएशन का अमाउंट होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 40,000, दूसरा ऑप्शन 60,000, तीसरा ऑप्शन 45,000, चौथा ऑप्शन 65,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 40,000। ठीक है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से लाइफ टाइम को हम देख करके कैलकुलेट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन द बुक वैल्यू ऑफ असेट नेवर बिकम जीरो। ठीक है, किस मेथड द्वारा डेप्रीसिएशन के किस मेथड द्वारा जो असेट की वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होती, असेट की बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा सिंकिंग फंड मेथड, चौथा डिप्लेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिटन डाउन मेथड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये जो रिपीट हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो डिफरेंट है, अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट डज नॉट डेप्रीशिएटेड। इनमें से कौन सा एसेट डेप्रीशिएट नहीं होता। आपको देख करके आंसर मालूम चल गया होगा। पहला ऑप्शन प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा ऑप्शन पेटेंट, तीसरा ऑप्शन लैंड, चौथा ऑप्शन फर्नीचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लैंड। तो लैंड इज एन असेट विच डज नॉट डेप्रीशिएट, कभी डेप्रीशिएट नहीं होता, लैंड में एप्रिसिएशन होता है। लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट जिसमें डेप्रीसिएशन नहीं होता है, एप्रिसिएशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डेप्रीसिएशन, लैंड, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन अमाउंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एज कंपेयर टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विल बी।
पहले साल जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है स्ट्रेट लाइन मेथड द्वारा अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कंपेयर करेंगे पहले साल तो क्या होगा? देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इन्होंने बोला फर्स्ट ईयर में ना, इन द फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन अमाउंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एज कंपेयर टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विल बी हायर होगा, लोअर होगा, सेम होगा या नन ऑफ द अबव होगा? क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा है इन द फर्स्ट ईयर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेम। पहले साल तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा सेम होता है, दूसरे साल से डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एज कंपेयर टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विल बी सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ मशीनरी हैविंग लाइफ ऑफ 5 years इज ₹1 लाख। एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 years है, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपीज है। डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर शुड बी, तो पहले साल का डिप्रिसिएशन क्या होगा? 1 लाख रुपए की मशीनरी है जिसमें हम स्क्रैप वैल्यू 10,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 90,000, ठीक है। 90,000 को जब हम 5,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,000, तो 18,000 इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 1 लाख में हम 10,000 माइनस करेंगे 90,000 में नंबर ऑफ ईयर्स जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है उसको डिवाइड करेंगे तो आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 18,000। अगला क्वेश्चन है हमारा डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर डिप्रिसिएशन मेथड ऑन डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड द्वारा जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किस चीज के ऊपर चार्ज करते हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, लाइव स्टॉक और माइंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइंस। माइंस आर नेचुरल रिसोर्सेज और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं, माइंस को क्या कहते हैं? माइंस को हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। तो वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर जो डिप्रिसिएशन का मेथड होता है उसको हम डिप्लीशन मेथड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिप्लीशन मेथड, माइंस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। डिप्रिसिएशन हम किसके ऊपर प्रोवाइड कराते हैं? ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा ऑप्शन करंट एसेट्स, तीसरा ऑप्शन फिक्टिशियस एसेट्स और चौथा ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर करंट एसेट्स नहीं होता, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता तो ऑल टाइप्स देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा है ना कि डिप्रिसिएशन बेसिकली हम किस पे प्रोवाइड कराते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स पे ही प्रोवाइड कराते हैं। हम करंट एसेट्स पे नहीं प्रोवाइड कराते, फिक्टिशियस पे नहीं कराते। अगला क्वेश्चन है कि डिप्रिसिएशन क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ फंड, इट्स एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब जहां से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का मतलब होता है जहां पैसा जा रहा है, जहां खर्च हो रहा है, ठीक है। सोर्स को हम इनकमिंग भी बोल सकते हैं, इनकमिंग ऑफ फंड। एप्लीकेशन को आउटगोइंग ऑफ फंड भी बोल सकते हैं या आउटफ्लो ऑफ फंड बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन नाइदर सोर्स नॉर एप्लीकेशन ऑफ फंड, और आखिरी कह रहे हैं पार्टली सोर्स एंड पार्टली एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइदर सोर्स नॉर एप्लीकेशन ऑफ फंड। डिप्रिसिएशन में हमें कहीं से पैसा नहीं मिलता, ना हम कहीं पैसे खर्च करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, द पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन इज टू। डिप्रिसिएशन का पर्पस क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन रिड्यूस फिक्स्ड एसेट्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ईयर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सेव इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तीसरा ऑप्शन रिड्यूस फिक्स्ड एसेट्स टू निल एज सून एज पॉसिबल, और चौथा कह रहे हैं एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू एक्सपेंस ओवर देयर वर्किंग लाइफ। तो जो डिप्रिसिएशन का पर्पस होता है ना वो ऑप्शन डी होता है, और ऑप्शन डी में बोला गया है कि एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट को हम क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं उसके वर्किंग लाइफ्स के ऊपर, मतलब जितने साल काम करने वाला है उसके बेसिस पे हम उसका एक्सपेंस तय करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, द पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन इज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू एक्सपेंसेस ओवर देयर वर्किंग लाइफ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, और लास्ट में कह रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चारों ऑप्शंस रिलेटेड हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैल्यूएशन ऑफ असेट। हम असेट को प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। तो डिप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है ना वो असेट के वैल्यूएशन का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट, इनमें से कौन सा इंटेंजिबल असेट नहीं है, ठीक है, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेटेंट्स, मार्केटिंग राइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंटेंजिबल असेट्स नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज कॉस्ट, COST। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹70,000, एक मशीन की जो कीमत है वो 70,000 है। इट हैज 10 years लाइफ एट द एंड ऑफ विच इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ₹5,000। उसकी लाइफ 10 years है और लास्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,000 क्या होगा, वहां से हमको रियलाइज होगा, ठीक है, 5,000 एज अ स्क्रैप मिलेगा। द डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 years ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस इज, जो डिप्रिसिएशन है फर्स्ट 4 year का स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर क्या होगा, ठीक है। वे हैव 4 ऑप्शंस, 28,000, 26,000, 22,000 एंड 20,000। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर हम करें तो 70,000 में हम 5,000 माइनस कर देते तो आता है 65,000। अब 65,000 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 6500, और 6500 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 ईयर्स की बात की जा रही है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी 26,000। 6500 इंटू 4 इट इज 26,000। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।